हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं बीपीएससी का जो प्रैक्टिस सेट होता है वो अभी फ़िलहाल में सरसटेवी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो ये देखिए, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये सरसटेवी के साथ साथ जितने भी आगे एग्ज़ाम बीपीएससी का हो या बीपी से संबंधित जितने भी सीडीपीओ का हो या किसी भी एग्ज़ाम जो खासतौर पर मैंने बीपीएस पीसीएस के लिए बनाया है और अन्य एग्ज़ाम में भी ये एक बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। देखिए इसमें तो 2 घंटे की टाइम रहेगी और टोटल क्वेश्चन 150 हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 है। देखिए सबसे पहले बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा ये चैनल है यूएस राज एकेडमी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के लिए आप देख लीजिए, जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन टिपेंगे सब्सक्राइब बटन पर आप क्लिक कर लें, ऐसे लाल का होगा। क्लिक करने के बाद फिर आपको ये लाल ख़त्म हो जाएंगे और इसके नीचे जो बेल आइकन दबाया हुआ है बगल में दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करके ऑल बटन पर क्लिक कर लें, ताकि मेरे द्वारा अगर कोई वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो प्रश्न की संख्या ज़्यादा है इसीलिए मैं इसको थोड़ा कम डिस्क्राइब करूँगा। तो आप मेरे साथ साथ ऐसा करें कि एक आप रफ पेज ले लें, उस पर आप ABC करके आप अपना उत्तर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको इसमें से कितने का सही जवाब मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि पहला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के शासन के पतन के लिए उत्तरदायी था। तो देखिए पहला प्रश्न है कि मौर्य वंश के शासन के पतन के लिए उत्तरदायी था। देखिए ऑप्शन क्या है, इसमें से ऑप्शन है आपका 1 कालाशोक, 2 पुष्यमित्र शुंग, सी अग्निमित्र, डी कनिष्क और चौथा ई देखेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त एक में से अधिक। देखिए बिहार बीपीएससी में 5 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो इसमें से देख लेंगे कि आपका आंसर कौन सही है, बताइए। तो जैसे कि जानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक वीरदस्त की हत्या कर 185 ईस्वी में शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? क्या आप बता सकते हैं कि ये जो दूसरा क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ से मिलती है? तो देखिए इसका ऑप्शन है तारीख़ फिरोज़शाही से, वाक़यात मुस्तकी से, तारीख़ दाऊदी से, वसातीनुल उन्स और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में एक से अधिक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या आप बता सकते हो इसका आंसर? कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपका आंसर कितना आता है। देखिए इसका आंसर सी होगा। देखिए सी क्यों होगा, सी तारीख़ दाऊदी से ही पता चलता है कि शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा मिलती है। क्योंकि देखिए अब्दुल्ला शाह द्वारा रचित था तारीख़ दाऊद। अगर बात की जाए कि तारीख़ दाऊदी किसकी रचना थी तो अब्दुल्ला शाह द्वारा रचित है के अनुसार अगर देखें तो शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था। तो अगर बात करें कि शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था तथा इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बनाया। शेर शाह ने सुलेमान करारनी को बिहार का मुफ्ता नियुक्त किया। शेर शाह के मकबरे का निर्माण स्वयं शेर शाह ने शुरू किया। देखिए एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि शेर शाह के मकबरे का निर्माण किसने कराया, तो शेर शाह ने स्वयं ही कराया था, शुरू कराया था, लेकिन इसे इस्लाम शाह ने इसे पूरा कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के किस ओजपूर्ण रचनाकार ने जयप्रकाश नारायण की जीवनी जयप्रकाश की रचना की? देखिए प्रश्न है हिंदी साहित्य के किस ओजपूर्ण रचनाकार ने जयप्रकाश नारायण की जीवनी जो है जयप्रकाश की रचना किसने की? तो इसका ऑप्शन ए है फणीश्वर नाथन रेणु, बी ऑप्शन है सी पूजन सहाय, सी है राम वृक्ष बेनीपुरी, डी है रामधारी सिंह दिनकर और अंतिम ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त एक में से अधिक। तो इसका आंसर क्या बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? ये जो है ये किसने जयप्रकाश की जीवनी जयप्रकाश की रचना किसने की थी? जयप्रकाश की रचना जैसा कि आप जानते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी ने की थी। देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी ने जयप्रकाश की जीवनी जयप्रकाश की नाम लिखी थी। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता भी थे। ये थे जयप्रकाश नारायण क्या थे, ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता भी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी। कह रहा है कि जब अफगान सत्ता आया था बिहार में उसमें आरंभिक उत्कर्ष में
निर्णायक देन थी। तो निर्णायक देन किसकी थी? ऑप्शन एक है करारनी कबीले की, सूर कबीले की, फरमूले कबीले की, नुहानी कबीले की, या ऑप्शन ई में है कि उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए इसका आंसर है नुहानी कबीले। नुहानी कबीले ने ही बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष का निर्णायक देन था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर है कि बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की थी? देखिए बंगाल की जब राजधानी जो है, बंगाल की किस नवाब ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए है मीर कासिम, सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफर, फिर ऑप्शन ई में आएगा, डी में अलवर्दी खां, और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा मीर कासिम। देखिए मीर कासिम ने ही बंगाल के अपनी राजधानी को मुंगेर से स्थानांतरित की थी। तो इसका आंसर होगा मीर कासिम। समझ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदीशपुर में किसने बंदूकें गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित की थी? देखिए जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोला को बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किसने की थी? देखिए ऑप्शन ए है अमर सिंह, बी है पीर अली, सी है हरकिशन सिंह, डी है वीर कुंवर सिंह, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है उपयुक्त एक में से अधिक। तो बताइए। तो देखिए इसमें जो है आपको बता दें कि ये जो प्रश्न है कि जगदीशपुर में किसने बंदूक और गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था, तो ये आपको हो जाएगा। देखिए ये जो ऑप्शन में है दिया हुआ डी वीर कुंवर सिंह, यही थे जो जगदीशपुर में बंदूक एवं गोला बारूद बनाने की कारखाना स्थापित की थी। और इसके खास बात बता दें, जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह थे। इन्हें जगदीशपुर दुर्ग में बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था तथा इतना खाद्य पदार्थ एकत्र किया था जो 20,000 सैनिकों के लिए 6 माह के लिए पर्याप्त हो सके। तो देखा जाता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में नेतृत्व संभाला था। तो देखिए जगदीशपुर में 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो वीर कुंवर सिंह ने ये नेतृत्व भी संभाला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में साइमन कमीशन की बहिष्कार है, ये आप देख लीजिएगा, ये दिया हुआ है बहिष्कार। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में हुआ? तो बताइए बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी हसन इमाम, सी लियाकत अली, डी अनुग्रह नारायण सिन्हा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में ही बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। इसका आंसर क्या होगा? अनुग्रह नारायण सिन्हा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि दलितों के उत्थान के लिए भीमराव अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर के विचार में सर्वप्रमुख कौन था? देखिए भीमराव अम्बेडकर के सर्वप्रमुख स्थान में अगर देखा जाए तो इसमें था स्थानों का आरक्षण, सामाजिक परिवर्तन, साक्षरता, राजनीतिक अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर कह रहा है कि उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में एक से अधिक। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ई। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? देखिए भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग ऑप्शन देख के बताइए किसे कहा जाता है। ए में है ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, सी में है लोकमान्य तिलक, डी में है लाला लाजपत राय, फिर ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त एक में से अधिक। तो देखिए भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? लोकमान्य तिलक को। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? लोकमान्य तिलक को। आपको इसके बारे में खास बात बता दें कि लंदन टाइम्स के जो संवाददाता एवं इंडियंस अनरेस्ट के लेखक जो थे वेलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा। देखिए बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? वेलेंटाइन चिरोल ने। जो वेलेंटाइन चिरोल कौन था? लंदन टाइम्स के संवाददाता है, वो इंडियन अनरेस्ट के लेखक। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है? लोकमान्य तिलक। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1922 का अधिवेशन हुआ? क्या है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो अब बताइए वर्ष 1922 का अधिवेशन कहाँ किया गया? गया में।
देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1922 में कितना बार आयोजन था? 37वां आयोजन। कितना? 37वां आयोजन अधिवेशन का आयोजन किया गया। आयोजन गया के दक्षिण तेन्यू गांव में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। अगर पूछा जाए कि इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे तो देशबंधु चित्तरंजन दास ने की। इस अधिवेशन में भागलपुर के दीप नारायण सिंह ने श्रम संगठक विषयक एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। तो ये था कुछ 1922 के अधिवेशन संबंधित इंपॉर्टेंट खास बातें। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हंटर आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया? तो बताइए जो हंटर आयोग आया था वो किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया? स्त्री शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या फिर इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पर बल दिया था। हंटर आयोग जो था प्रारंभिक शिक्षा पर बल दिया था। आपको एक बात बता दें कि 1882 ईस्वी में सरकार ने W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग में 8 सदस्य भारतीय थे। हंटर आयोग को प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित कर दिया गया था। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का प्राथमिक शिक्षा को सुधार और विकास पर विशेष ध्यान है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा बदलाव जरूरी है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? हंटर आयोग की जब बात आती है तो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा से ही जुड़े होते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखेंगे कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। जो सुरक्षा प्रकोष्ठ था वो किस नीति से संबंधित है? वो जो है वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, आपको बता दें कि नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा जाता है कि फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए फैजाबाद में भी 1857 का विद्रोह फैला हुआ था। तो वहाँ पूछा जाता है कि फैजाबाद में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है मौलवी अहमदुल्ला, मनीराम दत्त, फिर सी में मौलवी लियाकत अली, फिर डी है राजा प्रताप सिंह और अंत में आप जानते हैं कि इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला, जो फैजाबाद में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। कौन किया था? अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? आप बताइए ऑप्शन देखिए कि यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? बताइए। देखिए यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्वकर्ता विवियन डेडेजियो थे। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? विवियन डेडेजियन थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह का कौन उत्तराधिकारी था? देखिए बात होता है जब 1839 ईस्वी में, वो भी महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन देख के बताइए। ऑप्शन ए है शेर सिंह, हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, डी में ननिहाल सिंह या फिर ये उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? खड़क सिंह, जो महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी था। कौन था? खड़क सिंह। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे? जब बात आता है कि स्वदेशी आंदोलन का संबंध की जब बात हो, स्वदेशी आंदोलन का संबंध पूछ रहा है कि संबंध है किससे? बताइए। असहयोग आंदोलन से, या गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से, नरम दल के सिद्धांत पे मेंके सत्याग्रह से, या फिर डी में बंगाल विभाजन के विरुद्ध संघर्ष में। तो आप देख लीजिए कि स्वदेशी आंदोलन का जो है संबंध ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध संघर्ष में ही स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध संघर्ष में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे? कह रहा है कि जो दिया हुआ ऑप्शन में इसमें किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? पहला है स्वदेशी आंदोलन, दूसरा है खिलाफत आंदोलन, सी में है भारत छोड़ो आंदोलन, डी में है पावना आंदोलन, फिर ये कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो बताइए गांधी जी इसमें से निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो ये जो देखिए स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी सम्मिलित नहीं थे। बाकी बात खिलाफत आंदोलन की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन, पावना आंदोलन, ये सब में गांधी जी संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था?
तो बताइए, ऑप्शन देख के बताइए कि संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। देखिए इसका आंसर क्या होगा, मेजर बारो। मेजर बारो ने संथाल नाम ने जो था संथाली सॉरी मेजर बारो को संथालों ने इसे हराया था। लेकिन नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की। चलिए ऑप्शन देख के आंसर बताइए आप लोग। स्वामी शाहजादानंद, इंदुलाल याग्निकी, एन रंगा, पीसी जोशी। कौन थे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की जब बात हो, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। इसकी अध्यक्षता स्वामी शाहजादानंद ने की थी। देखिए बता दें कि वर्ष 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की संगठन बनाया गया था, जिसे अखिल भारतीय किसान सभा का नाम दिया गया। इस किसान सभा का जो प्रथम सम्मेलन है 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। इस सत्र की अध्यक्षता स्वामी शाहजादानंद ने की थी तथा प्रोफेसर एम.जी. रंगा ने इसके महासचिव चुने गए। इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया। कब, 1 सितंबर 1936 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की। आप लोग ऑप्शन देख के बताइए कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की। देखिए सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि REEXAMINATION को एक फुट भाषा में एग्जामिनेटर लिखा जाता है तो उसी भाषा में पूछा जाता है कि रिफॉर्मर को कैसे लिखा जाएगा। जैसे दे रहे हैं कि जो ऊपर दिया गया है फुट में दूसरा अक्षर आप देखेंगे, दूसरा अक्षर दूसरे अंतिम अक्षर से तथा पहला अक्षर अंतिम अक्षर से विस्थापित किया गया है। जैसे हम बता दें आपको, इसमें से जो दूसरा अक्षर है इसका जो दूसरा अक्षर आप देखेंगे, दूसरा अक्षर दूसरे अंतिम अक्षर से इसका दूसरा अक्षर, ठीक है, EX देखिए है ना, EX दूसरा अक्षर से अंतिम दूसरा अक्षर से है ना, एग्जामिनेशन है ना। देखिए EXAMINA, ठीक है, TI, ठीक है, इतना तक ON और ये जो अंतिम का दो शब्द है इसे पलट दिया NER कर दिया गया है। ठीक है, इसी तरह है कि फॉर्मर को क्या लिखेंगे तो आप बताइए। देखिए FORME वैसे ही रहेगा, RRE अंतिम में हो जाएगा। तो हम देख लेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। रिफॉर्मर का FORMERER सॉरी R है ना, R उसको चेंज कर देना है, RER जाएगा। तो जैसे ER कैसे हो गया था, देखिए इसमें भी ER हो गया। इतना तो सब इतना जो है आपको जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा, लेकिन N के बाद जो अंतिम इसका अंतिम बदल दिया गया था, NER कर दिया गया। N वैसे ही है, सिर्फ अंतिम को बदला गया। तो वैसे ही इसमें भी सिर्फ ये जो शुरू वाला है ER कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए जिसमें फॉर्मर FORMERER है ना, वही होगा इसका आंसर। इसमें D में देखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। देखिए ये आरेख को पढ़ना है तो आरेख सही से बन नहीं पाया है, तो इसको हमने अब देख लीजिएगा। कह रहा है कि एक प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। देखिए रीजनिंग का सवाल है कि B0R E3U G9Y J18D जब दिया हुआ है तो इसमें पूछ रहा है कि ये जो दिया हुआ है खाली स्थान, इसके जगह क्या होगा। देखिए आपको बता दें कि B जो है +3 कीजिएगा तो E आया, ठीक है, B में +3 किए E आया, क्या किए +3 मतलब 3 जोड़े BCD, समझ गए। फिर E में कितना जोड़े 2, ठीक है, +2 किए। फिर G के बाद देखेंगे कि जब J आया क्या किए, जब J आया तो इसमें +3 कर दिए, 3 2 3, समझ गए। इसके बाद क्या आएगा, इसके आगे आएगा फिर
ठीक है, 3 2 3 फिर 2, जे से क्या हो जाएगा एफ जी, जे के बाद के एल। देखिए ऑप्शन में जिसमें एल हो तो ये बी, आप ऑप्शन देखेंगे इसका बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ऑप्शन एक अगर मिल गया तो समझिए कि सब मिल जाएगा। देखिए अगर दूसरे केस में अगर दूसरे स्थान की बात करें तो 0 से 3 बढ़ा, 3 से फिर आप देखेंगे 9 बढ़ा, 9 से फिर 18, मतलब ऐसे करके एक सीरीज 3 6 9, फिर उसके बाद क्या होगा 9 के बाद 3 6 9, 9 के बाद 3 जोड़ेंगे तो 12, क्या हो जाएगा 30, तो है ना 30, समझ गए। फिर अगर बात करें आर में 3 जोड़े तो यू, समझ गए। इसमें फिर यू में 4 जोड़े तो वाई, फिर वाई में अगर 5 जोड़े तो डी आ गया, जैसे वाई जेड, जेड के बाद ए बी सी डी आ गया। तो इसी तरह 5 के बाद क्या जोड़ेंगे 6, 6 क्या आ जाएगा जे। इसका आंसर क्या हो गया एल 30, ये किस ऑप्शन में है, ये बी ऑप्शन। देखिए ये जो प्रश्न है आपसे बार बार हर किसी प्रश्न में पूछा जाता है कि बताइए कि कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ है जो है आपको दिया हुआ है, प्लस का अर्थ क्या होता है प्लस, गुना का अर्थ माइनस, तो आपसे पूछा जाता है 15 गुने 9 जोड़ 12 गुने 4 और 4 जोड़ 4 इसमें किसके बराबर है। देखिए तो कह रहा है गुना की जगह क्या कर रहा है घटाओ, कह रहा है ना, तो 15 माइनस करेंगे 9, ठीक है, फिर 12 माइनस गुना कर रहा है माइनस, तो 12 माइनस 4, अब प्लस का अर्थ कर रहा है प्लस, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 15 में अगर 6 ये आ जाएगा, 15 माइनस 9 6 जोड़ इसका अगर देखेंगे तब 8 आ जाएगा, 12 माइनस 4 8 और 4 4 8, 4 4 8, तो क्या हो गया देखेंगे ये माइनस में है, गुना के जगह क्या कर रहा था माइनस कर रहा था ना, ये 8 6 14 माइनस 8 कितना हो गया 6, तो ऑप्शन में देखिए 6 कौन में है बी में, समझिए। देखिए सेम वही इसी प्रकार का है, ए इंफिनाइट बी बराबर ए प्लस बी प्लस 2, तो 12 प्लस 4 कितना होगा बताइए। देखिए अगर इसको सॉल्व करके अगर आप देखेंगे तो ये फार्मूला होता है कि ए इंटू बी बराबर ए प्लस बी, ये किस पे बनाएगा ए इंटू, आप फार्मूला देखेंगे ए इंटू बी का फार्मूला होता है ए प्लस बी, इसका फार्मूला देखेंगे आप क्या होगा ए इंटू बी का फार्मूला ए प्लस बी प्लस ए बाई बी, समझ गए। तो इस फार्मूले पर आप अगर पुट मान करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 19, ऑप्शन कौन है डी। जैसे अगर वैल्यू पुट करना हो तो 12 इंटू, देखिए 12 इंटू 4 है ना, तो 12 इंटू 4 कर लेंगे, करा ए है ना मालूम, ए ना है 12, तो करेंगे 12 प्लस 4, फिर करेंगे ए बटा बी करा ना 12 बटा 4, इसको ए मान ले लेट ए और इसको मान ले बी, समझ गए। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर 19। देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आप 26 नंबर क्वेश्चन तो क्या करें इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में दे डिटेल्स, मैं इसको आपको आंसर फिर अगर नहीं हो तो मैं बता दूंगा। कह है कि यदि ए प्लस बी का 40% बराबर ए माइनस बी का 60% है तो 2a माइनस 3b और इंटू ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो इसका आप जवाब हमें क्या करें कमेंट बॉक्स में दें। अगर जवाब बोले तो इसका आंसर है 7/6। अगर आप लोग से नहीं निकलेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में करें, मैं इसका पूरा डिटेल के साथ वीडियो बना दूंगा। चलिए देखिए ये भी आप एक सिंपल क्वेश्चन है, पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को, देखिए 5 पुरुष है 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। देखिए 5 पुरुष 8 महिला किसी कार्य को कितना दिन में करते हैं, कितना दिन में करते हैं 12 दिन में, तो कह रहा है कि 2 पुरुष और 4 महिलाएं
उसी काम को कितना दिन में करेंगे। देखिए ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 जो पुरुष हैं इसको अथवा का है ना, मतलब 8 महिलाएं के बराबर कौन है 5 पुरुष 8 वुमेन, समझ गए। इसी प्रकार कह रहा है कि तो हम निकाले, कह रहा है कि 2 पुरुष और 4 महिला कितने के बराबर, तो 5 मैन बराबर 8 रथ, तो 2 मैन की बात करें तो कितना हो जाएगा 8 गुना 16, 16/5, तो 2 मैन बराबर 16/5 वुमेन, समझ गए। तो कह रहा है कि 2 पुरुष, कह रहा है ना 2 पुरुष और 4 महिलाएं, तो 2 पुरुष और क्या कर रहा है 4 महिलाएं। कि जब बात करता है तो हम इसका वैल्यू पुट करेंगे। 2 पुरुष का मतलब क्या कहा था 16/5, समझ गया, और 4 महिलाएं, तो महिला 4 ही हैं, तो इसको जब हम सॉल्व 16/5 और 4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 36/5, कितना आएगा 36/5। देखिए जब 36/5 आ गया, तो अब बताइए कि 8 महिलाएं जब कार्य करती थी कितने दिन में, 8 महिलाएं कितना दिन में कार्य करती थी 12 दिन में। तो कह रहा है जब 8 महिला 12 दिन में कार्य करती थी और 2 पुरुष 4 महिलाएं, 2 पुरुष और 4 महिलाएं किसी काम को 36/5 दिन में, समझ गए। 8 महिलाएं कितना दिन में 12 दिन में जब बात हो, तो 8 महिलाएं 12 दिन में और 2 पुरुष, जो भी निकला है 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में 36/5 दिन में, समझ गए। तो जब ये दोनों आया तो दोनों के रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो निकालने के क्रम में 8 गुने 8 महिलाएं कितने दिन में काम करती है 12 दिन में। तो बता दें आपको कि ये जो 2 पुरुष और 4 महिलाएं जब काम करती थी, कितने महिलाएं का कार्य करती थी 36/5, तो इसको उल्टा कर देंगे 5/36, तो इसको काटेंगे तो इसका आंसर आएगा 13/1/3, समझ गए। इसका आंसर क्या आएगा 13/1/3, इसीलिए इसका आंसर आपको हो जाएगा सी 13, ये ऐसे 13/1/3, समझ गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये व्हाट +a + 1 = 0, तो ए का मान क्या होगा। देखिए सीधी सी तो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 1। देखिए कमेंट बॉक्स में आप बताएं, अगर नहीं बनता है तो मैं इसे बहुत आसानी तरीका से बता दूंगा। ये कह रहा है कि वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेची जाती है, तो यदि वो 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत कितना होगा। कह रहा है कि अगर 20% के लाभ पर 300 में बेची गई, अगर वह 235 में बेची जाती तो कितना % हानि होती। तो ये सबसे सिंपल सी क्वेश्चन है, तो हम देख लेंगे कि अगर 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना है, बनाना चाहे तो 20% लाभ पे कितना है 235। सबसे पहले देखेंगे कि अब 20% के लाभ पर 300 में बेची जाती है ना, 20% के लाभ पर 335 में। देखिए मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लें एक्स, जो प्राइस है वस्तु का क्रय मूल्य कितना माने एक्स, मान लिए क्या करें 20% लाभ पर, 20% लाभ पर कर रहा है, तो x गुने 120/100, मतलब कह रहा है कि x 300 का 20%, 300 का 20% कितना हो जाएगा, मान लीजिए 300 लिखेंगे, 300 120/20% लाभ का मतलब हो 120/100, मतलब 120/100 मतलब 6/5, तो इसमें x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, देखिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा इसमें 250, देखिए 250 आएगा। तो ये जो वस्तु कितना में खरीदी गई, वस्तु 250 में खरीदी गई, तो हानि कितना होता है 250 में 35, देखिए 20% लाभ पर तो 250, लेकिन कहता है 235 में बेची जाए तो हानि कितना होगा, तो 250 पर 235 में बेचे तो हानि कितना का हुआ 15 का हुआ ना, दोनों को घटाइए 250 में से 235 गया तो 15 का हानि हुआ, 15 का हानि कितना पर हुआ 250 पे ना, 15 का हानि 250 पे, फिर गुना इसको अगर 100 करें
कितना हो जाएगा इसका आंसर 6% है, इसलिए इसका ऑप्शन डी है। चलिए ग्राफ है ये तो आप कर लीजिएगा सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। जब सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है तो बताइए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है, बताइए ऑप्शन देख के। बोट है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि गीली चादर को धूप में सूखी जाती है क्योंकि फैलने पर शीघ्रता से। कह रहा है कि गीली चादर को जब धूप में सुखाते हैं तो जब फैला देते हैं तो क्या होता है, जल्दी शीघ्रता मतलब जल्दी से वाष्पन की दर बढ़ जाती है। जब फैलाएंगे तो क्या होगा, वाष्पन की दर बढ़ जाएगा, वाष्पीकरण की दर घट जाती है। नंबर सी है, संघनन की दर बढ़ जाती है, चादर से पानी आसानी से निकल जाता है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, देखिए चादर, गीली चादर को जब आसान धूप में सुखाते हैं तो ये फैलने पर बात करें तो ये क्या होता है, वाष्पीकरण की दर, जब फैलाएंगे किसी को तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, समझ गए। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगर बात की जाए कि वाष्पीकरण की दर क्यों बढ़ती है तो अब देख लें, क्योंकि गीली चादर को धूप में फैलाने पर ताप एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, अर्थात गीली चादर जो है शीघ्रता से सूख जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि जो लिटमस होता है प्राप्त किया जाता है, कहता है कि लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो जो हमें को आपको बात बता दे, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन देख के बताओ। जीवाणु से, कवक से, लाइकेन से या सवाल से। तो जो है लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन डी, लाइकेन से। अब हम इसका विस्तार करें तो लिटमस रोसेला नामक एक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किसे, रोसेला नामक एक लाइकेन से। यह अम्ल सूचक के रूप में उपयोग होता है। किसके सूचक में, अम्ल सूचक के रूप में उपयोग होता है। अम्ल की उपस्थिति में इसका रंग लाल तथा क्षार की उपस्थिति में इसका रंग नीला होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि अम्ल की उपस्थिति जब रहता है तो इसका रंग लाल होता है, लेकिन जब क्षार की उपस्थिति में इसका रंग नीला हो जाता है, समझ गए। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रश्न है, आप देखेंगे इसमें नेक्स्ट प्रश्न करा कि कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है। तो कोयले की खान में प्रायः कौन सी गैस विस्फोट की जाती है, बोलिए। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु, मीथेन। कौन, आप ऑप्शन देख के बताएं कि कोयले की खाने में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है, कौन गैस है, मीथेन गैस। देखिए कह रहा है पेट्रोलियम मिश्रण है, देख के बताया ऑप्शन से। पेट्रोलियम मिश्रण है, पेट्रोलियम मिश्रण किसका है, पेट्रोलियम जो मिश्रण है आंसर है इसका हाइड्रोकार्बन का। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बहुलक औद्योगिक स्तर पर ऊनी रेशे के विकल्प में उपयोग किया जाता है। तो निम्न में से कौन सा बहुलक औद्योगिक स्तर पर ऊनी रेशे के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए ऑप्शन देख के बताइए। इसको जो है ऊनी रेशा किसके विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है, इसका आंसर होगा पॉलीक्रिलोनाइटल के, पॉलीक्रिलोनाइटल के रूप में आप देखेंगे तो ऊनी रेशे के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हम बात करें कि एक्रिलोनाइट्रल के पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण से ही ये बनते हैं, समझ गए। जैसे ऑर्लेन अथवा एरिक्लिन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सिडेराइट किसका अयस्क है, ऑप्शन देख के बताइए। सिडेराइट किसका अयस्क है, तो हम देखेंगे जो सिडेराइट जो है इसका अयस्क है कॉपर, टीन, एल्युमिनियम, आयरन। इसका आंसर हो जाएगा आयरन का। सिडेराइट किसका अयस्क है, आयरन का। सिडेराइट जो होता है FeSO3 होता है, जो कि आयरन का अयस्क है, क्योंकि इसमें 48% आयरन होता है। चूँकि इसमें सल्फर तथा फास्फोरस की अनुपस्थिति रहता है, इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण खनिज है, समझ गए। इसलिए आयरन का अयस्क होता है। नेक्स्ट है कि यदि किसी कारणवश आहार नाल के उपकला की पेरिटाइल कोशिकाओं आंशिक रूप से कार्यहीन हो जाए तो इसमें क्या होने की संभावना होता है। चलिए ऑप्शन देख के बताइए क्या होने की संभावना होता है। तो इसमें जो है
प्रोटीन का पेप्सिन द्वारा प्रोटोमिशन तथा पेप्टोमिशन के जल का अपघटन नहीं हो पाएगा। समझिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयोगशाला में एक सरल लोलक 33 दोलन प्रति सेकेंड का है, तो इसका उत्पन्न तरंग होगी, क्या होगी? ऑप्शन देख के बताइए इसका क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? ध्वनि तरंग। प्रयोगशाला में जब एक सरल लोलक 30 दोलन प्रति सेकेंड कर रहा है तो इसका उत्पन्न तरंग जो होगा ध्वनि तरंग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु का अगर आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? उसके लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण। क्या प्रयोग किया जाता है उसके लिए? उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रक की वह संरचना जो राइबोसोम निर्माण का प्रमुख स्रोत होती है। बताइए केंद्रक की कौन सी संरचना है जो राइबोसोम का निर्माण प्रमुख स्रोत क्या होता है? देखिए ऑप्शन देख के बताइए क्या होता है। जैसे केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, केंद्रिका या गुणसूत्रीय जालक। देखिए केंद्रक की वह कौन सी संरचना जो राइबोसोम का निर्माण की प्रमुख स्रोत होता है। प्रमुख स्रोत कौन होता है? केंद्रिका। नेक्स्ट है कि पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। देखिए एक पेलेग्रा रोग है, पूछा जाएगा किस विटामिन की कमी से होता है। बताइए किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन देख के बताइए जो है नियासिन विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस क्रिया से जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण पत्ती तक पहुंचता है। बात करें किस क्रिया से जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण पत्ती तक पहुंचता है। ये जो है रसारोहण क्रिया के द्वारा जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण पत्ती तक पहुंचता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आंत्र जो अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संदर्भ नहीं है। जो आंत्र अंकुरन होता है तो देखेंगे इसमें क्या सत्य नहीं है। देखिए एक है कि ये सूक्ष्मकार होते हैं, ये दूसरा है कि ये सतही क्षेत्र बढ़ जाता है। इनसे सतही क्षेत्र जब आंतर अंकुर होता है तो इससे सतही क्षेत्र बढ़ जाता है। फिर सी है कि इनके भीतर कोशिका और लैक्टिक अम्ल वाहिकाएं होती है। डी ऑप्शन है ये केवल वसाओं का पाचन करते हैं। फिर ए में देखेंगे इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। इसका आंसर हो जाएगा जब आंतर अंकुरन होता है तो उसमें केवल वसाओं का पाचन करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कृत्रिम वर्षा के लिए किस रासायनिक यौगिक का अनुप्रयोग किया गया है। देखिए अगर बात करें कृत्रिम वर्षा के लिए किस रासायनिक यौगिक का अनुप्रयोग किया गया है तो बताइए कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग, किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। बताइए ऑप्शन है कॉपर ऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर नाइट्रेट। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। देखिए बता दें आपको एक खास बात बता दें कि कृत्रिम वर्षा के लिए कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं जिसमें सिल्वर आयोडाइड तथा शुष्क बर्फ का उपयोग किया जाता है। इसे क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। अगर बात करें कृत्रिम वर्षा का पहला प्रयोग 1947 में बाथुअस्टट ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। कहाँ किया गया था? बाथुअस्टट ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, इसलिए इसका प्रयोग क्या किया था? सिल्वर आयोडाइड का। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक का नाम क्या? बताइए ऑप्शन देख के बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में किस गैस का उपयोग किया जाता है। बताइए सॉफ्ट ड्रिंक में किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। आपको मालूम होगा कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जल के साथ उसकी अभिक्रिया से बनने वाला कार्बनिक एसिड है जो स्वाद को मीठा तथा अम्लीय बना देता है, वहीं उसे अधिक अस्थायी बनाए रखता है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कह रहा है कि थाइमस ग्रंथि निम्न में से किस हार्मोन का विवेचन करती है। देखिए ये थाइमस ग्रंथि है, कह रहा है किस हार्मोन का विमोचन करती है। तो ऑप्शन देख के बताइए थाइमस ग्रंथि किस हार्मोन का विमोचन करती है। इसका आंसर हो जाएगा थाइमोसिन का। समझ गए, ये जो थाइमोसिन का विमोचन करती है। नेक्स्ट है कि ब्राउनी गति में कोलाइडी कणों की गति किस प्रकार होती है। देखिए जब ब्राउनी गति होती है इसमें कोलाइडी कणों की गति किस प्रकार होती है। टेढ़ी मेढ़ी, घूर्णन, सरल रेखीय, आवर्त गति या कोई नहीं है, एक से अधिक। जब ब्राउनी गति होती है तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस कणों की गति कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडलीय धूल O2, O3 और CO2 एवं जलवाष्प द्वारा उष्मा के परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, हरित गृह प्रभाव, सौर प्रभाव, ओजोन परत पर प्रभाव, वैश्विक उष्णता या कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए जब वायुमंडलीय धूल O2, O3 और CO2 एवं जलवाष्प द्वारा जब उष्मा का परावर्तन होता है तो यह हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यापारिक पवनें किस क्षेत्र में चलती है। तो देखिए व्यापारिक पवनें की जब बात करें तो व्यापारिक पवनें भूमध्यरेखीय द्रोणीय क्षेत्र में चलती है। फिर कह रहा है कि इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। चलिए ऑप्शन देख के आंसर बताइए। कह रहा है इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं कौन कौन है। तो इजराइल की अगर उभयनिष्ठ सीमाएं की बात करें तो ये लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ ही इजराइल का उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। बताइए सूर्य ग्रहण कब होता है। ऑप्शन देख के बताइए कि सूर्य ग्रहण कब होता है। बताइए ऑप्शन से। देखिए सूर्य ग्रहण जो होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा होता है तभी क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के एस आकार के है। तो बताइए ये सबसे आसान प्रश्न है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के एस आकार का है। तो बताइए एस आकार का कौन है, अटलांटिक महासागर। चलिए कह रहा है भारत निम्नलिखित में से किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। बताइए कि भारत जो है किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। ये जो है सबसे ज़्यादा उत्पादक और निर्यातक किसका है, चाय का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि भारत में सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में कब स्थापित किया गया। देखिए सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, दार्जिलिंग में। लेकिन पूछता है कि सबसे पहले कब स्थापित, दार्जिलिंग में जो स्थापित तो किया गया लेकिन कब स्थापित किया गया, ये 1897 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा के डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं। बताइए ऑप्शन देखिए। गंगा के डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं। गंगा के डेल्टा में सुंदरवन पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एलुवियल मिट्टी। देखिए अगर बात करें कि भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी को ही एलुवियल मिट्टी, मतलब जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, एलुवियल मिट्टी कहते हैं। इसका विस्तार लगभग 43.10 भाग पर है। इसके पश्चात लाल मिट्टी जो है 18.6 क्षेत्रफल तथा काली मिट्टी 15.2 क्षेत्रफल पाई जाती है। काली मिट्टी कितना, 15.2। और लाल मिट्टी की जब बात करें तो लाल मिट्टी जो है 18.6। लेकिन जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा, जिसे एलुवियल भी कहा जाता है, एलुवियल को भी अगर ऑप्शन में लिखे, कभी कभी जलोढ़ मिट्टी नहीं लिखे, क्या लिख देगा, एलुवियल। तो ये जो है भारत के लगभग 43.10
10 क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? बताइए, ऑप्शन देखते हैं। कौन है? कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित नगरों में कौन सा वायुयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है? तो देखिए, वायुयान उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र क्या है? बेंगलुरु। तरह के निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत के मध्य से गुजरता है? तो कौन सा जो अक्षांश जो है भारत के मध्य से कौन सा गुजरता है? कर्क रेखा। तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है? तो बात करें महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? असम कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है? बताइए। ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। ऑप्शन होगा ये जो है 7 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमलाई पशु विहार किस राज्य में स्थित है? मधुमलाई पशु विहार कहाँ स्थित है? केरल में। देखिए, साइलैंड वैली का कटिबंधीय वन किस राज्य में है? देखिए, साइलैंड वैली का कटिबंधीय वन जो है कह रहा है किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा किस राज्य में है? केरल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुंदरलाल बहुगुणा ने किसके संरक्षण में योगदान देने के कारण ख्याति प्राप्त की? बताइए। बाघ का संरक्षण में, पक्षी वन या सागरीय परितंत्र के संरक्षण में? तो ये तो बहुत ही चर्चित रहता है। किसके संरक्षण में? वन की संरक्षण में। ये आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? बोलिए, किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है? ऑप्शन देख के बताइए, किसको दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को ही मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? बताइए, कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची मतलब शिक्षा जो है ये राज्य और केंद्र दोनों का सूची को ही क्या करते हैं? समवर्ती सूची। क्या हो जाएगा आंसर? सी, बी। तरह कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? बताइए कि भारत का राष्ट्रपति जो है किसके द्वारा हटाया जा सकता है? बताइए, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा। तरह कि क्या उस व्यक्ति के मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं है? लेकिन संसद का सदस्य नहीं है फिर भी क्या उसे मंत्री का नियुक्त किया जा सकता है? नहीं। हाँ, ऑप्शन है बशर्ते संसद द्वारा ऐसी नियुक्ति का अनुमोदन किया गया हो या फिर उसे अपनी नियुक्ति 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा, देखिए, बन तो जाएगा मंत्री लेकिन उसे अपनी नियुक्ति के 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा, नहीं तो हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना होती है? ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन है, कितना होती है? 12। बात करें, कह रहा है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? बताइए, जिस समिति की किस समिति के आधार पर सिफारिश पर ही भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? उसका जो अध्यक्ष था बलवंत राय मेहता था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? बताइए, किसने कहा है? भारतीय संविधान का जो है संवैधानिक उपचार उसके अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? किसने कहा है? बताइए, ये सब किसने कहा? ऑप्शन देख के फिर बताइए। ये जो है भीमराव अंबेडकर ने कहा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है।
यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? बताइए। ऑप्शन देखिए 31, 2031, 2026, 2021 या फिर 2011। कब तक रहेगा? 2026 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के लिए गठित संविधान सभा के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो उस समय संवैधानिक सलाहकार BN राय। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? देखिए, प्रेस की जब स्वतंत्रता की बात आती है तो कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित रीटों में से किसका एक का अक्षरता अर्थ व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए? बताइए, किस रीट के द्वारा कहता है कि व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए? इसका आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण से ही इस रीट के वजह से व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग ली थी? बताइए कौन है? ऑप्शन देख के बताइए। कौन है? फणींद्रनाथ घोष। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाला हरदयाल किससे संबंधित है? लाला हरदयाल किससे संबंधित है? गदर पार्टी से। लाला हरदयाल किससे संबंधित है? गदर पार्टी से। देखिए, बात करें कि गदर पार्टी के बारे में तो 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को, कहाँ है? USA में गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल ने किया, जबकि इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह ने किया। देखिए, अगर बात की जाए इस पार्टी के अध्यक्षता तो सोहन सिंह ने, लेकिन गठन की बात करें तो लाला हरदयाल ने। फिर कह रहा है इस दल के प्रमुख नेताओं में मौलवी बरकतुल्ला, करतार सिंह, हसाम सिंह प्रमुख थे। देखिए, कभी कभी नाम भी पूछ दिया जाता है कि इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो मौलवी बरकतुल्ला, करतार सिंह, सुराभा और हसाम सिंह प्रमुख थे। कि गदर पार्टी ने युगांतर प्रेस की स्थापना की और एक साप्ताहिक जो बाद में इसे पत्रिका गदर में प्रकाशन कर दिया गया था। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि कह रहा है कि वर्ष 1947 में के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बताइए, ऑप्शन देख के बताइए, ये इम्पोर्टेंट है। किसने की अध्यक्षता? JB कृपलानी ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि वर्ष 1928 के बारदोली सत्याग्रह, देखिए पूछा जाता है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुए? 1928 में। इसका नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन देख के बताइए कि जब 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ तो इसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व जो है किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अनुशीलन समिति जो है किससे संबंधित है? बताइए ऑप्शन देख के। देखिए, अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? बताइए ऑप्शन देख के। ये जो है एक क्रांतिकारी संगठन है। अनुशीलन समिति क्या है? एक क्रांतिकारी संगठन था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, ये अनुशीलन समिति किसे था? क्रांतिकारी संगठन से। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, तुर्कान-ए-चहलगानी किस वंश में सशक्त एवं सक्रिय था? बताइए, तुर्कान-ए-चहलगानी किस वंश में सशक्त एवं सक्रिय था? ऑप्शन देख के बताइए। ऑप्शन देख के बताइए। किससे था? गुलाम वंश में। जो तुर्कान-ए-चहलगामी जो था इस गुलाम वंश में सशक्त एवं सक्रिय था। लेकिन इसको बात करें, जैसे गुलाम मतलब होता है क्या? दास। गुलाम मतलब दास, किसी को अपने वश में रखना।
या अपने कामों में कराते रहना, उसका शोषण करना, जैसे गुलाम कर लेना। देखिए गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलामों अमीरों की एक टुकड़ी को संगठित किया जिसे तुर्काने चहलगानी कहा जाता है, जिसे या इसे चालीसा मतलब 40 अमीरों का समूह कहा जाता है। इल्तुतमिश का दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, यद्यपि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। कह रहा है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? बताइए। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि वीर शैव मत की स्थापना किसने की? बताइए। वीर शैव मत की स्थापना पूछा जाए आपसे, वीर शैव मत की स्थापना किसने की? ऑप्शन देख के बताइए। वीर शैव मत की स्थापना बसवेश्वर ने की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तबकाते अकबरी की रचना किसने की? बताइए। तबकाते अकबरी की रचना किसने की? ऑप्शन देख के बताइए। ऑप्शन देख के तबकाते अकबरी की रचना किसने की? निजामुद्दीन अहमद ने। तबकाते अकबरी की रचना किसने की? निजामुद्दीन अहमद ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के देवगिरी का शासक कौन था? बात करें अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन देख के बताइए। कौन था? रामचंद्र देव। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई? बताइए। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई? बोलिए कहाँ बनाई? ऑप्शन डी, रायगढ़ में। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश की स्थापना हुई? बताइए। नंद वंश के बाद किस वंश का स्थापना हुई? मौर्य वंश का। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण में हर्षवर्धन के सामरिक विस्तार को किसने रोका? देखिए दक्षिण में हर्षवर्धन के सामरिक विस्तार को किसने रोका? ऑप्शन देख के बताइए। किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। देखिए कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ? कुंडलग्राम में। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन से 3 से अधिक द्रविड़ साम्राज्य थे? बताइए। 3 कौन ऐसे साम्राज्य थे जो द्रविड़ साम्राज्य थे? ऑप्शन देख के बताइए। कौन थे? चोल पांड्य चेर। क्या थे? ये तीनों द्रविड़ साम्राज्य के थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। नेक्स्ट प्रश्न है, तेलुगु एवं कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास किस युग में हुआ? बताइए। तेलुगु तथा कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास किस युग में हुआ? ऑप्शन देख के बताइए। किस युग में हुआ? वैशल युग में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि ग्रीक रोमन कला कहाँ पाई गई है? ग्रीक रोमन कला कहाँ पाई गई है? बोलिए। ग्रीक रोमन कला कहाँ पाई गई है? गांधार में। कहाँ? गांधार में। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धार्मिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? देखिए बौद्ध धार्मिक साहित्य अगर पूछा जाए किस भाषा में लिखा गया है? बोलिए।
ऑप्शन देख के बताइए, बौद्ध धार्मिक क्षेत्र किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से किसका उद्भव आंध्र प्रदेश में हुआ? जो ऑप्शन दिया हुआ है, बोलिए, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से किसका उद्भव आंध्र प्रदेश में किसका उद्भव हुआ है? बोलिए, किसका उद्भव हुआ? कुचिपुड़ी का। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैलियों का उद्भव आंध्र प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का जो है अंश, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश, ऑप्शन देख के बताइए क्या होता है? बढ़ जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, करा ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए निम्नलिखित में से किसके संबंध में है? ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए निम्नलिखित में से किसके संबंध में है? किसके संबंध में? मानक अर्थशास्त्र के संबंध में। नेक्स्ट प्रश्न है, करा कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं के दौरान कुल कितनी बार योजनावकाश हुई? बोले, जब तक पंचवर्षीय योजनाएं के दौरान कितने बार योजना का अवकाश हुआ? कितना बार? 3 बार। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष गांवों के लिए नहीं होता है। पर भारतीय मानक विकास जो दिया हुआ है प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष गांवों के लिए नहीं होता है। क्यों नहीं होता? ये ऑप्शन देख के बताइए। क्यों नहीं होता है? हो गया, ऑप्शन देख के बताइए क्यों नहीं होता है। इसका आंसर है बेरोजगारी संबंधी सूचकांक। देखिए, ये जो है बता रहे हैं कि भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कुल 3 बार अब योजना अवकाश अगर पूछा जाए कब कब लगा। देखिए, जो 3 बार योजना अवकाश है, जो योजना अवकाश का होता है कि वार्षिक योजनाएं लाया गया। कब कब? 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1966 तक एक बार। दूसरा है 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक। और तीसरा है 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक। ये तीनों योजना अवकाश थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम होता है तो उसका मुख्य लक्षण क्या होता है? जनता की भागीदारी। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है निम्नलिखित IMF के बारे में? यह जो है केवल सदस्य देश को ही ऋण देता है। यह विश्व के किसी भी देश को ऋण प्रदान नहीं करता है। ठीक है, यह केवल सदस्य देश को ऋण देता है। देखिए, यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। ठीक है, ये तो गलत है। देखिए, यह किसी देश की राज्य सरकार को ऋण प्रदान कर सकता है? नहीं, केंद्र सरकार को ऋण प्रदान करता है। समझ गए? नेक्स्ट है, कह रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? बोलिए, किसने तैयार की थी? PC महालनोबिस ने। देखिए, वेस्ट अर्थशास्त्र, माइक्रो अर्थशास्त्र और समाविष्ट अर्थशास्त्र में का निर्माण किसने किया था? बोलिए, जो है विशिष्ट अर्थशास्त्र और समृद्ध अर्थशास्त्र का शब्दों का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? JM कीन्स ने। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का जो है सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। लहासा कहाँ स्थित है?
लहासा कहाँ स्थित है? तिब्बत में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सैनिक भाषा में 0 आवर का अर्थ क्या होता है? बताइए कि सैनिक भाषा में 0 आवर का अर्थ क्या होता है? 0 आवर का अर्थ होता है कि आक्रमण का अनुमानित समय। समझ गए? जो आक्रमण का होता है अनुमानित समय को क्या कहता है? 0 आवर। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा जो कि UNGA है की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए ये सब धर्म के बारे में दिया हुआ है, कह रहा है इसमें से कौन से सम्मिलित नहीं है? ये जो है इंडोनेशिया, इस्लाम, ये जो है सम्मिलित गलत है, ये जो है गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव पर भारतीय राष्ट्रीय झंडा का गौरव किस प्रथम एशियाई को प्राप्त हुआ? देखिए उत्तरी ध्रुव पर जो भारतीय राष्ट्रीय झंडा का गौरव किस प्रथम एशियाई को प्राप्त हुआ? इसका संजय धापर का। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो है एक क्या है? जो शिवालिक श्रृंखला है उसे जो क्या है? एक क्या है? नवीन मोरदार पर्वत भी है। जब बात किया जाए बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है? भले कितने प्रतिशत पर क्षेत्रफल पर वन है? 6.64% पर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार की सीमा में किस स्थान पर प्रवेश करती है? देखिए मैंने इसका बिहार की जो नदी पढ़ाया था चैप्टर, आप देखेंगे मेरा वीडियो, उसमें मैं विस्तार से बिहार की नदी के बारे में बताया था। अगर नहीं देखे वीडियो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और लिंक में बिहार की नदी के बारे में अवश्य देखे, उसमें पता चल जाए कि गंडक कहाँ है। तो बताइए जो है गंडक कहाँ किस बिहार के किस सीमा पर मिलती है? वाल्मीकि नगर में। कह रहा है कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की लगभग कितने प्रतिशत भूमि सिंचित है? जब भूमि सिंचित की बात है तो कितने प्रतिशत है? 58%। देखिए बिहार में जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की लगभग 58% ही भूमि सिंचित है, ये जो है 2015-16 की रिपोर्ट थी। लेकिन अगर 2016-17 के अनुमान माने तो भूमि लगभग 23.62% नहरों से और 42.14% भूमि नलकूपों से तथा जैसे ये जो है ना रिपोर्ट आपको बार बार चेंज होते रहते हैं। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ये देख ले करंट अफेयर में। कह रहा है कि बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना स्थित है। बिहार में जो है पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना कहाँ है? कहाँ है? औरंगाबाद में। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण जो फूड प्रोसेसिंग होता है वो और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? कहाँ है? कटिहार एवं बिहार शरीफ में। नेक्स्ट है कि बिहार में कालीन उद्योग कहाँ पाया जाता है? बिहार में कालीन उद्योग कहाँ पाया जाता है? औरंगाबाद में। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में सदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? किसके द्वारा की गई है? किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 169 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न करा कि बिहार में कितनी लाख की आबादी पर नगर निगम की गठन किया जाता है? बताइए नगर निगम की जो है कितना पर गठन किया जाता है? कितना पर? 3 लाख से अधिक पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार में उद्योगों का सर्वाधिक नुकसान किस कारण से हुआ? जो बिहार में सर्वाधिक उद्योग का नुकसान किस कारण से हुआ? बताइए किस कारण से उद्योग का नुकसान हुआ? अपर्याप्त संचार सुविधा और अनुसंधान की कमी से।
कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है। जब बात हो सर्वाधिक लंबा राजमार्ग की, वो भी बिहार में, तो कौन सा है? NH-31। NH-31 बिहार में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखिए, बिहार में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग NH-31 जो कि 406.80 किलोमीटर है। इसके पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग 57,310 किलोमीटर का स्थान आता है। अब बता दें कि ये जो है NH-31 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली फिल्म थी? बोलिए, बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली फिल्म कौन सी थी? कौन सी फिल्म थी? हे गंगा मैया तोये पियरी चढ़ैबो। ये जो फिल्म था, ये किसी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल निर्मित है? बताइए, भारत के किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल निर्मित है? सबसे लंबा सड़क पुल निर्मित किसके नदी पर है? लोहित नगर पर। लोहित नदी पर भारत के सबसे लंबा सड़क पुल। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की गई थी? बताइए, सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई थी? जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है, सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई थी? सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई थी? आंध्र प्रदेश में। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? बताइए, जो जनसंख्या वृद्धि है, इसमें कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है? कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है? ये जो है वर्ष 1921 क्या कहलाता है? महाविभाजन वर्ष। तो चलिए, ये था आज का प्रैक्टिस सेट 1। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और आप देख लें कि कितना स्कोर किए हैं। अगर जितना स्कोर किए हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।